नमस्कार, आप सभी को स्वागत करता हूँ नेट जेआरएफ विथ हिंदी लिटरेचर। आज हम इस कक्षा के माध्यम से हिंदी साहित्य का नामकरण के ऊपर चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य का नामकरण कैसे, किस विद्वानों ने किस तरह से जो है आपके सामने प्रस्तुत करने का काम किया है, उसको देखने की प्रयास करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। हिंदी साहित्य के काल विभाजन को लेकर विद्वानों के में अधिक मतभेद नहीं है, लेकिन केवल हिंदी के आरंभ को लेकर मतभेद है। उसमें मुख्यतः दो वर्ग हैं। एक वर्ग हिंदी साहित्य का प्रारंभ 7वीं सदी से मानता है और दूसरा वर्ग 10वीं सदी से। और वास्तव में 7वीं सदी से 10वीं सदी के कालखंड के हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि के रूप में स्वीकार कर लिया गया तो यह मतभेद भी समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि कुछ विद्वान क्या करते हैं कि 7वीं सदी से मानते हैं और कुछ विद्वान 9वीं सदी से मानते हैं। तो इन दो विद्वानों के मतलब दो भागों में बटे हुए विद्वान क्या करते हैं कि हिंदी साहित्य का नामकरण अलग-अलग तरीके से करते हैं। लेकिन इसको अगर समाप्त कर दिया जाए तो नामकरण में उतना मतभेद नहीं है। और उसके साथ-साथ हम देखते हैं कि दो काल को लेकर के ज़्यादा मतभेद जो है देखने को मिलता है। एक होता है आदिकाल और एक होता है रीतिकाल। तो इन दो काल के अंदर जो है ज़्यादा मतभेद देखने को मिलता है। तो उन दो काल को ही ज़्यादा से हम जो है फोकस करके इस क्लास में आगे बढ़ेंगे। है क्योंकि इस कालखंड की रचनाएं अपभ्रंश में है और अपभ्रंश से ही हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। ये पॉइंट को जो है आप नोट करके रखें कि उन्होंने कहा कि जो कारण कहा जाता है 7वीं सदी से, कारण क्या होता है कि उसमें 7वीं सदी से जो है अपभ्रंश को का जन्म जो है या हिंदी का जन्म अपभ्रंश से माना गया है। तो इसी तरह से भाषा क्या होता है कि आगे बढ़ता रहता है। हिंदी भाषा एवं साहित्य की मूल चेतना को जानने के लिए इस कालखंड की भाषा के स्वरूप एवं साहित्य धारा को समझना अति आवश्यक है। तो साहित्य का धारा किस तरह से आगे बढ़ता है, तो आप क्या कर सकते हैं कि हम जो साहित्य है उस साहित्य को किस आधार पर ग्रहण करते हैं वो मायने रखता है किसी भी विद्वान का। तो आगे बढ़ कर के हम देखेंगे कि हिंदी साहित्य के विभिन्न कालखंडों के नामकरण को लेकर विद्वानों में मतभेद है। मुख्यतः 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक के आरंभिक कालखंड जो कि आदिकाल और 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक के कालखंड रीतिकाल को के नामकरण को लेकर की ही अधिक मतभेद है। मैंने जैसे आपको कहा कि इन दो काल को लेकर के ज़्यादा मतभेद है और बाकी दो काल जो है उतना ज़्यादा मतभेद देखने को नहीं मिलता। तो इन दो काल के अंदर कौन-कौन से चीज़ें हैं जिसको लेकर के कि मतभेद करते हैं और कोई नाम देता है कोई विद्वान तो उसको किस आधार पर देता है, उसको भी हम इस क्लास में देखेंगे। तो 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक के कालखंड का विभिन्न विद्वानों द्वारा दिया गया नामकरण कुछ इस प्रकार है। चारण काल किसने कहा था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। प्रारंभिक काल किसने कहा था? मिश्र बंधु ने। कल मैं आपको बताया था कि मिश्र बंधु जो कि 3 भाई थे, उन 3 भाई का नाम आप आज जो है इस कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो प्रारंभिक काल किसने कहा था? मिश्र बंधु ने कहा था। वीर गाथा काल किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा था। बीज भवन काल किसने कहा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। वीर काल किसने कहा था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था। आदिकाल किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। और सिद्ध सामंत काल किसने कहा था? आदिकाल को डॉक्टर सिद्ध काल एवं चारण काल, सॉरी मैं यहाँ पे गलत बोल रहा हूँ, संधि काल एवं चारण काल जो कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा था। तो ये जो है आदिकाल को लेकर के विभिन्न विद्वानों का मतभेद यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि 10वीं से लेकर के 14वीं शताब्दी के अंतर्गत आता है। जो काल उसका नाम क्या है? आदिकाल।
तो उस आदिकाल को लेकर के बहुत ही ज्यादा मतभेद देखने को मिलता है। तो उन सभी मतभेद मतलब चारणकाल अगर ग्रियर्सन जी ने दिया तो चारणकाल का नाम चारणकाल क्यों पड़ा या आदिकाल का नाम चारणकाल क्यों पड़ा, उसको समझने की कोशिश करते हैं। एक एक स्टेप जो है आगे की ओर बढ़ेंगे और एक एक विद्वानों की जो है उन्होंने अब वो नाम दिया तो क्यों दिया उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे चारणकाल ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल का नामकरण चारणकाल किया था। किस तरह से किया? ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का जो कि लेखन का कार्य किया। उनका जो ग्रंथ का नाम मैं कल बताया था, आप जो है उसको भी कमेंट में लिखिए क्या है उनका ग्रंथ का नाम। उन्होंने चारणकाल कहा तो क्यों कहा? उन्होंने देखा कि नामकरण का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। मतलब चारणकाल दे दिया लेकिन उसका उतना ज्यादा फोकस नहीं है, उतना ज्यादा उसको जो है माना नहीं जा सकता। क्योंकि उन्होंने क्या कहा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा कि यहाँ पे चारण कवियों का जो है ज्यादा लिखी गई रचनाएं उपलब्ध है, इसी वजह से जो है तो इसका नाम चारणकाल रखा गया, परंतु यह नामकरण उपयुक्त नहीं है। चारण कवियों का यहाँ पे उपलब्ध जो है रचनाएं उपलब्ध ही नहीं है, तो उसको चारणकाल हम क्यों कहें। उसी तरह से क्या हुआ कि यह नामकरण उतना जो है प्रयुक्त नहीं होता या उपयुक्त नहीं होता। उसके बाद आरंभिक काल। आरंभिक काल किसने कहा? काल कहा मिश्र बंधु ने। लेकिन आरंभिक काल हम देखते हैं कि यहाँ पे 1375 ईस्वी तक को माना जाता है। आरंभिक काल नाम से अभिहित किया गया है कि यह नाम किसी साहित्यिक प्रवृत्ति का द्योतक नहीं है। यह एक सामान्य संज्ञा है जो कि हिंदी भाषा के प्रारंभ को बताती है, अतः यह नाम भी तर्कसंगत नहीं है। बोला गया कि यहाँ पे प्रारंभ को माना जाता है, आदिकाल को प्रारंभ माना जाता है, तो वहां से मैं लेकर के क्या करता हूं कि इसको प्रारंभिक काल बता देता हूं। लेकिन यह भी उतना तर्कसंगत नहीं है और ये भी जो है 1375 तक देखें तो यह भी उतना जो है तर्कसंगत नहीं बैठता। तो इसी वजह से मिश्र बंधु का प्रारंभिक काल को भी उतना जो है मान्यता नहीं मिला। लेकिन आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर गाथा काल कहा। किस काल को? आदिकाल को वीर गाथा काल कहा। तो उन्होंने क्या कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में संबत 1050 से लेकर के 1375 ईस्वी तक की कालावधि को क्या कहा कि वीर गाथा काल कहा या वीर गाथा काल नाम दिया। अपने मत के समर्थक में उन्होंने कहा कि उन्होंने क्या कहा? आदिकाल की दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150 वर्ष के भीतर तो रचनाओं की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं हो पाता, लेकिन यहाँ पे धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती है। कहाँ पे? जो वीर गाथा काल है, यहाँ पे धर्म, नीति, श्रृंगार इन सभी की रचनाएं जो है दोहों में देखने को मिलती है। इस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब से मुसलमानों की चढ़ाई आरंभ होती है, तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति विशेष रूप में बनती हुई पाते हैं। जब मुसलमान आते हैं, हमारे ऊपर चढ़ाई करते हैं, तो ये जो है प्रवृत्ति धीरे धीरे बंध जाती है और प्रवृत्ति क्या होता है और राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार रीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजभाषाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रम पूर्ण चरित्रों या गाथाओं का भी वर्णन किया करते थे। यह प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा है। तो इसको समझने के लिए हमको थोड़ा पीछे की ओर जाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि उस समय के कवि किस तरह से अपनी जो है रचनाएं किया करते थे। और पहले के कवि क्या होते थे कि राजा के आश्रित होकर के रचनाएं किया करते थे। तो उस समय क्या होता था, रासो काव्य जैसे कि बिसल देव रासो,
और विभिन्न प्रकार के रासो काव्य हैं। उन सभी रासो काव्य के अंदर क्या होता था, कभी अब राजा की वीरतापूर्ण जीवनी को बहुत ज़्यादा क्या करते थे कि गायन क्या करते थे या उसको लिखा करते थे। तो इसी सभी को देख कर के आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने क्या किया कि वीर गाथा काल कहा है। शुक्ल जी ने इस युग का नामकरण करने के लिए जिन 12 ग्रंथ को आधार बनाया है, जो कि उनके हिंदी साहित्य के इतिहास जो कि 1929 में जो है हमारे सामने प्रस्तुत होता है, तो उसके अंदर इसका विभाजन करते हैं। वो रासो काव्य कौन-कौन से रासो काव्य हैं? यहाँ पे कुछ रासो काव्य आपके सामने इंडिकेट कर रहा हूँ, उसको जो है आप ध्यान से देखिए। कौन सा है? पहला है विजयपाल रासो, दूसरा है हम्मीर रासो, कीर्तिलता कीर्ति पताका, कुमान रासो, बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो और जयचंद प्रकाश, जयमयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियां और विद्यापति की पदावली। इस तरह से क्या होता है 12 जो है रचनाएं शुक्ल जी के नामकरण में नामकरण का आधार माना जाता है। परंतु शुक्ल जी ने तो अपना काम कर दिया कि इन सभी जो ग्रंथ को लेकर के उन्होंने बोल दिया कि इन सभी ग्रंथ को लेकर के मैं आदि काल को या जो प्रारंभिक काल है उसी काल को मैं कौन सा काल बोल रहा हूं? वीरगाथा काल बोल रहा हूं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बोलते हैं कि उनका जो जिस तरह से बोलते हैं उसको खंडन करते हैं। आचार्य जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी रामचंद्र शुक्ल जी के कथन को जो है गलत ठहराते हुए वो क्या कहते हैं, आगे की ओर सुनते हैं। वो कहते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उन रचनाओं को अप्रामाणिक सिद्ध किया करते हुए वीरगाथा काल नामकरण को निरर्थक सिद्ध किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बोलते हैं कि आपने जिस तरह से अप्रामाणिक ग्रंथ को या अप्रामाणिक रचनाओं को आपने जो है उस काल का द्योतक मान करके बोले हैं कि वीरगाथा काल, इसको मैं नहीं मानता। कोई मानना हो तो माने, मैं नहीं मानता। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इस चीज को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? वो फिर बोलते हैं जैसे बिसलदेव रासो और कुमान रासो नए शोध परिणामों के आधार पर 16वीं शताब्दी में रचित माने जाते हैं। हम्मीर रासो जय चंद प्रकाश और जयमंक जस चंद्रिका नोटिस मात्र है। इसी प्रकार प्रसिद्ध महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को भी अर्ध प्रमाणिक मान लिया गया है। तो उन्होंने जिस जिस ग्रंथ को लेकर के कहा था कि ये आदिकाल का द्योतक है, तो उन्होंने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बोल दिया कि ये सब जो है नहीं है। और परमाल रासो या आल्हा खंड के मूल का आज कहीं पता नहीं लगता और खुसरो की पहेलियां तथा विद्यापति की पदावली भी वीर गाथात्मक नहीं है। तो किस आधार पर आपने जो है आदिकाल को वीर गाथा काल कहा? और इसके अतिरिक्त इस काल में केवल वीर काव्य ही नहीं लिखे गए, अपितु धार्मिक, श्रृंगारिक, लौकिक साहित्य भी रचनाएं हुई है। तो आपको सिर्फ वीर गाथात्मक कविता कैसे नजर आई? यहाँ पे तो कुछ धर्म के कविताएं धर्म के जो है कविताएं भी रचा गया, श्रृंगारिक कविता भी रचा गया और लौकिक साहित्य भी रचा गया। तो इस तरह से जो है इस काल को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इन सभी तर्कों के आधार पर बोले कि ये जो है वीर गाथा काल नहीं हो सकता। आगे की ओर बढ़ते हैं और राहुल सांकृत्यायन जी का जो है नामकरण के ऊपर चर्चा करते हैं। सिद्ध सामंत काल किसने नाम दिया था? यह अगर पूछा जाए तो आप बोल देंगे कि राहुल सांकृत्यायन ने इस काल का नामकरण जो है सिद्ध सामंत काल किया है। इनके मतानुसार इस कालखंड के समाज जीवन पर सिद्धों का और राजनीति पर सामंतों का एकाधिकार था। इस युग के कवियों ने अपने रचनाओं में सामंतों का यथोगान
ही प्रमुख रूप से किया है। इस युग की अंतर्बाह्य प्रवृत्तियों का अध्ययन करने पर पता चलता है कि वहां सिद्ध और सामंतों का ही वर्चस्व था। तो इसी कारण से आचार्य राहुल सांकृत्यायन जी ने जो है आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा। किन किन आधारों पर? सिद्ध योगियों के आधार पर, एक होता है सिद्ध योगियों के आधार पर, और उसके साथ साथ उनके अंदर जो है सामंत प्रथा था, इस कारण जो है सिद्ध सामंत काल उन्होंने नाम दिया है। लेकिन ये कितना जो है तर्क संगत है वो देखेंगे। इस नामकरण से तत्कालीन सामंती वातावरण का तो पता चलता है। क्या है, यहाँ पे सिद्ध भी थे, सामंत भी थे, लेकिन परंतु किसी साहित्य प्रवृत्ति का उद्घाटन नहीं होता। इसी नामकरण से नाथपंथी और दृढ़ योगी कवियों तथा खुसरो आदि की काव्य प्रवृत्तियों का समावेश नहीं हो पाता। यहाँ पे सिद्ध और सामंत तो पता चल जाते हैं, लेकिन नाथ पंथ पता नहीं चलता। उसके साथ साथ खुसरो की, अमीर खुसरो की जो पदावली है, उन सभी का कोई भी जिक्र नहीं है। इसी कारण से जो है सिद्ध सामंत काल को हम नहीं मानते। इसी तरह से आगे की ओर चल करके बीज बपन काल नाम किसने दिया? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इस काल का नामकरण क्या किया कि बीज बपन काल किया। किस काल को? आदिकाल को जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बीज बपन काल कहा। लेकिन परंतु यह नाम भी उपयुक्त नहीं है। कारण क्या है? भाषा की दृष्टि से यह काल भले ही बीज बपन का काल हो, परंतु साहित्य की दृष्टि से स्थिति ऐसी नहीं थी, नहीं थी। इस नाम से यह अभ्यास होता है कि, आभास होता है कि उस समय साहित्यिक प्रवृत्तियां शैशव में थी, जबकि ऐसा नहीं है। साहित्य उस युग में प्रौढ़ता को प्राप्त या अंत, यह नाम उचित नहीं। बीज बपन काल उन्होंने क्यों दिया? यहां से बीज अंकुरित हुआ है, यह सोच करके आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जो है आदिकाल को बीज बपन काल कहा। लेकिन यह नाम भी कितना तक जो है तर्क संगत है, हमने यहाँ पे देखा। उसके बाद आगे की ओर चलते हैं, और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने जो है वीर काल कहा है। किस काल को? हमारे आदिकाल को। लेकिन यह नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिए गए नाम वीर गाथा काल का रूपांतरण मात्र है। उन्होंने कुछ नया नहीं किया, लेकिन सिर्फ जो है रूपांतरण कर दिया कि वीर गाथा काल को उन्होंने वीर काल कह दिया। किसी नवीन तथ्य को प्रस्तुत करने वाला नहीं है, अतः यह नामकरण भी अमीचिन नहीं है या समीचीन नहीं है, क्योंकि ये नामकरण में कुछ नयापन नहीं है। उसी के साथ साथ डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा दिया हुआ सिद्ध एवं संधि एवं चारण काल। संधि एवं चारण काल किसने दिया था? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दिया था। आदिकाल को दो खंड से विभाजित कर संधिकाल एवं चारण काल नाम दिया था। तो ये पॉइंट सब लिख लिए अपने कॉपी में। संधिकाल भाषा की ओर संकेत करता है और चारण से एक वर्ग विशेष का बोध होता है। संधिकाल क्या करता है? संधिकाल भाषा की ओर संकेत करते हुए, और चारण क्या करता है कि एक वर्ग विशेष को संकेत करता है। और इस नामकरण में भी यह त्रुटि है कि इसमें किसी साहित्यिक प्रवृत्ति को आधार नहीं बनाया गया। किसी जाति विशेष के नाम पर साहित्य में उस काल का नामकरण उचित नहीं है, अतः यह नामकरण भी ठीक नहीं है। आप तो बोल रहे हो सर कोई भी नामकरण ठीक नहीं है, तो किसका नामकरण सही है? यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आदिकाल। एक नाम जो है आता है आदिकाल। तो आदिकाल किसने दिया था? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था। इस काल के साहित्य को अधिकांश संदिग्ध और अप्रामाणिक मानते हुए भी उसमें दो विशेषताओं को रेखांकित किया। नवीन ताजगी और अपूर्व तेजस्विता, इन दोनों
विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए इस काल का नाम उन्होंने आदिकाल रखा। नवीन ताजगी और अपूर्व तेजस्विता। नवीन ताजगी कहाँ पे देखने को मिलता है? आदिकाल में देखने को मिलता है। और अपूर्व तेजस्विता, ये जो गुण भी देखने को मिलता है हमारे आदिकाल में। इन दोनों विशेषताओं को देखते हुए डॉक्टर या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है आदिकाल का नाम या आदिकाल नाम रखा। अपने इस मत को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि वस्तुतः हिंदी का आदिकाल शब्द एक प्रकार भी भ्रामक धारण की सृष्टि करता है और श्रोता के चित्त में यह भाव पैदा करता है कि यह काल कोई आदिम मनोभावन परंपरा निर्मुक्त काव्य रूढ़ियों में अछूत साहित्य का काल है। यह ठीक नहीं है। यह काल बहुत अधिक परंपरा प्रेमी, रूढ़िग्रस्त और सचेत कवियों का काल है। तो आदिकाल किस तरह का काल है? आपको मोटा मोटा समझ में आ गया होगा कि यह काल बहुत अधिक परंपरा प्रेमी है, रूढ़िग्रस्त में दबा हुआ, रूढ़ियों में दबा हुआ जो है काल है, और सचेत कवियों का काल है। तो इस प्रकार वास्तव में आदिकाल आरंभ का ना होकर के परंपरा के विकास का सूचक है। आदिकाल किसका सूचक है? परंपरा के विकास का सूचक है। तो इस नाम से 7वीं 8वीं शताब्दी के बौद्ध सिद्धनाथ योगियों के साथ वीर गाथा काव्य और अब्दुल रहमान विद्यापति तथा खुसरो आदि को एक सूत्रता में समेटा जा सकता है और फूटकर कवियों के नाम गिनाए से बचा जा सकता है। तो आदिकाल नाम से हिंदी काव्य रूपी रूपों एवं भाषा के अंकुरित होने का भाव भी आ जाता है। तो यहाँ पे क्या कहा गया? आदिकाल नाम से हिंदी काव्य रूपी एवं भाषा के अंकुरित होने का जो है भाव भी हमारे मन में जो है स्पष्ट होता है। अतः यही नाम उपयुक्त ठहरता है। देखो कितना झंझट होने के बाद किसने बीज वपन काल कहा, किसने जागरण सुधा काल कहा, कि किस किस तरह से नाम जो है देखने को मिलता है, किसने जो है वीर गाथा काल कहा, लेकिन अंत में आते आते क्या होता है? अतः यह नाम उपयुक्त ठहरता है। अधिकांश विद्वान द्वारा भी आदिकाल का नाम ही मान्य किया गया है। तो इतने सारे झंझटों के बाद आचार्य जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या नाम दिया? आदिकाल नाम दिया। आदिकाल नाम किस तरह से दिया, किस आधार पर दिया, आपके सामने प्रस्तुत हो गया है। आप उसको जो है अच्छे से समझ गए होंगे। तो आप क्या करें, इन सभी पॉइंट को जो है अपने कॉपी में हेडलाइन देते हुए बीज वपन काल क्यों कहा गया, चारण काल किसने कहा, क्यों कहा, इन सभी चीजों को जो है राइट डाउन करते चले। तो आगे की ओर चल करके हम क्या देखते हैं कि 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक के कालखंड का नामकरण। 14वीं शताब्दी से जो है 17वीं शताब्दी के अंदर कौन सा काल आता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने संवत 1375 से लेकर के 1700 ईस्वी तक के कालखंड को पूर्व मध्यकाल की संज्ञा से अभिहित किया था। इस युग के साहित्य में भक्ति की मुख्य प्रवृत्ति को देखते हुए इस कालावधि का नामकरण भक्तिकाल कर दिया गया। भक्तिकाल का समय कितने से कितना है? 1375 से लेकर के 1700 तक है। तो इसके अंदर क्या हुआ? इस काल का नाम जो है भक्तिकाल कर दिया गया। इसे परिवर्ती जो है जितने भी विद्वान आए सभी ने जो है भक्ति काल के रूप में ही स्वीकार किया है और आज भी भक्तिकाल नामकरण सर्वमान्य है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जो कथन के अनुसार क्या होता है कि भक्तिकाल को सबने जो है स्वीकार कर लिया है। अब चलते हैं रीतिकाल के बारे में। रीतिकाल को लेकर के क्या क्या जो है सभी के मन में किस तरह से, मैंने जो बोला था आदिकाल और रीतिकाल के अंदर ज्यादा मतभेद है और बाकी सभी जो है नामकरण को हम सीमित नजर से देख सकते हैं, लेकिन रीतिकाल भी एक महत्वपूर्ण रूप धारण करता है। यहाँ पे रीति और श्रृंगार की चर्चा होता है।
तो इस समय को भी थोड़ा ब्रॉड तरीके से लिया जाता है और इसमें भी बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग मत और अलग अलग नाम जो है प्रदान किए हैं। तो आगे की ओर बढ़ते हैं और चलते हैं, देखते हैं। आचार्य शुक्ल जी ने संवत 1700 से लेकर के 1900 तक के समय को उत्तर मध्यकाल नाम दिया है। कौन सा नाम दिया है? उत्तर मध्यकाल नाम दिया है। तो इस युग के साहित्य में रीति लक्षण ग्रंथ के लेखक की परंपरा को देखते हुए इसे रीतिकाल कहना तर्कसंगत माना है। तो सभी के मानने से तो रीतिकाल होता है, लेकिन अब देखते हैं कि किस विद्वानों ने क्या कहा। अलंकृत काल किसने कहा? मिश्र बंधु ने। रीतिकाल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। कलाकाल किसने कहा? रमा शंकर शुक्ल रसाल जी ने। और श्रृंगार काल किसने कहा? पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। तो इनके भी जो है मिश्र बंधु ने किस तरह से जो है अलंकृत काल कहा, उसको भी ध्यान में रखते हुए चर्चा करेंगे। अलंकृत काल, अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने इस युग का नाम अलंकृत काल करते हुए कहा है कि उन्होंने क्या कहा? रीतिकालीन कवियों ने जितने आग्रह के साथ रचना शैली को अलंकृत करने का प्रयास किया है, उतना अन्य किसी भी काल के कवियों ने नहीं किया है। इस प्रवृत्ति को मद्देनजर रखते हुए मिश्र बंधु ने क्या किया? इस काल को अलंकृत काल कहा। इस काल को अलंकृत काल कहने का दूसरा कारण यह भी है, उन्होंने और एक कारण भी बताया है कि आप क्यों जो है इसको अलंकृत काल कहेंगे। कवियों, यहाँ पे क्या होता है, इस काल के कवियों ने अलंकार निरूपण ग्रंथ के लेखन में विशेष रुचि प्रदर्शित की है। और यहाँ पे कुछ जो है पुस्तक भी गिनाए गए हैं। महाराजा जसवंत सिंह का भाषा भूषण, मतीराम का ललित ललाम, केशव की कवि प्रिया और रसिक प्रिया तथा सूरती मिश्र की अलंकार माला आदि ग्रंथ जो है महत्वपूर्ण है। तो जो है अलंकृत काल कहने का मिश्र बंधु जी ने कुछ जो है ग्रंथ को भी यहाँ पे प्रदर्शित किया है। तो इन सभी को आधार मान करके मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा। और परंतु इस काल के अलंकृत काल नाम देना उचित नहीं है, क्योंकि अलंकृत की प्रवृत्ति इस काल की विशेष प्रवृत्ति नहीं है। कारण क्या है? यहाँ पे क्या होता है, यह प्रवृत्ति तो हिंदी के आदिकाल से लेकर आज तक चली आ रही है। अलंकार वहां पे भी था, अभी भी है। तो इसको किस तरह से दूसरे, यह नामकरण कविता के केवल बहिरंग पक्ष का सूचक है। इसका जो है बाहरी पक्ष को सूचित कर रहा है, लेकिन आंतरिक पक्ष को जो है छोड़ दे रहा है। इससे कविता के आंतरिक पक्ष भाव एवं रस की अवहेलना होती है तथा बिहारी मतीराम जैसे रस सिद्ध कवि, जिनकी कविता में भाव की प्रधानता है, उनकी कविता के साथ न्याय नहीं हो पाता। इसके अतिरिक्त अलंकृत काल नाम को स्वीकार कर लेने से इस काल की विशेष प्रवृत्ति श्रृंगार और शास्त्रीयता की पूर्ण उपेक्षा हो जाएगी। हम अगर एक चीज को पकड़ रहे हैं तो एक चीज छूट जा रहा है, इसी वजह से इस काल को अलंकृत काल नहीं कहा जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं और कवियों ने क्या कहा, जो कि रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने क्या कहा, इस काल को रीतिकाल को कलाकाल कहा। लेकिन उनका कहना है कि मुगल सम्राट शाहजहां का संपूर्ण शासनकाल विशिष्ट था। इस युग में एक और स्थापत्य कला का चरम बिंदु ताजमहल के रूप में काल के गाल का अश्रु बनकर प्रकट हुआ, तो दूसरी ओर हिंदी कविता भी कलात्मक से संयुक्त हुई। इस काल के कवियों ने विषय की उपेक्षा शैली की ओर अधिक प्रधानता दिया और अधिक ध्यान दिया। उनकी कविता में चित्रकला का भी योग हुआ, बिना ना रह सका, अतः एवं यह कलाकाल है। कलाकाल नाम से भी वस्तुतः कविता के बाह्य पक्ष की विशेषता का ही बोध होता है, आंतरिक पक्ष का जो है बोध नहीं होता। कविता का आंतरिक पक्ष उपेक्षित रह जाता है, साथ ही इस युग की व्यापक श्रृंगारिकता चेतना की अवमानना हो जाती है।
तो इसी वजह से कलाकाल कहना उचित नहीं समझता मैं। आगे की ओर बढ़कर के श्रृंगार काल, श्रृंगार काल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने श्रृंगार काल कहा। इस काल को श्रृंगार काल कहना अधिक उपयुक्त समझा है। उनके द्वारा दिया गया यह नामकरण इस काल में प्रयुक्त श्रृंगार रस की प्रधानता को लक्ष्य कर दिया गया है, परंतु श्रृंगार रस की प्रधानता होने के साथ साथ यहाँ पे क्या होता है कि युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि रीतिकालीन कवियों ने श्रृंगार के अतिरिक्त वीर रस की कविता भी लिखी है। साथ ही भक्तिपरक नीतिपरक रचनाएं भी इस युग में लिखी गई है। यहाँ पे वीर गाथात्मक काव्य भी थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। रीतिकालीन कवियों का मूल स्वर जो है क्या है? श्रृंगार के ऊपर ना होकर के सभी चीजों में बटा हुआ है। उनका उद्देश्य तो अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न कर अर्थोपार्जन का करना था, अर्थ का उपार्जन करना था। कवियों का मेन मकसद क्या था कि अर्थ उपार्जन करना, जो कि राजाओं को खुश करके। आश्रयदाता विलासी वृत्ति के थे। आश्रयदाता किस तरह के थे? विलासी वृत्ति के थे। श्रृंगार में उनकी रुचि को देखते हुए उन्होंने श्रृंगार परक कविताएं लिखी है। तो कवियों का जो लिखना है, किस तरह से वो श्रृंगार में कविताएं लिखते थे? कारण जो राजाओं को पसंद था, राजाओं को ध्यान में रख करके कविताएं लिखी जाती थी। इसी वजह से उन्होंने श्रृंगार परक रचनाएं लिखना भी उतना ही महत्व दिया। यद्यपि इस काल में श्रृंगार रस की प्रधानता है, परंतु वह स्वतंत्र ना होकर के सर्वत्र रीति पर आश्रित है। यह स्वतंत्र नहीं है, ये सभी से मिला जुला है, परंतु वह स्वतंत्र ना होकर के सर्वत्र रीति पर आश्रित है। अतः यह नामकरण उचित नहीं है। तो सभी विद्वानों ने इसको जो है नकार दिया कि यह नामकरण भी उतना ही उचित नहीं है। तो किसका नामकरण उचित है? रीतिकाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस युग का नाम रीतिकाल रखा। किसने रीतिकाल रखा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल रखा। उनका मत है कि इस रीति ग्रंथ को कर्ता भावुक, सहृदय और निर्गुण कवि थे। रीति ग्रंथ के कर्ता भावुक थे, सहृदय थे और निर्गुण के कवि थे। उनका उद्देश्य कविता करना था, ना कि कवियों का शास्त्रीय पद्धति पर निरूपण करना। अतः उनके द्वारा बड़ा भारी कार्य यह भी हुआ कि रसों, विशेषण, श्रृंगार रस और अलंकारों के बहुत ही सरस और हृदयग्राही उदाहरण अत्यंत प्रचुर परिणाम में प्राप्त हुए। तो शुक्ल जी ने क्या कहा कि यहाँ पे कुछ जो है जो रीतिकाल के कवि थे उनके अंदर भावुक भी थे, वो हृदय भी था उनके अंदर, और ये जो है निर्गुण ब्रह्म को मानने वाले थे। उसके साथ साथ इनके अंदर जो है एक शास्त्रीय पद्धति थी, व्याकरण की प्रचुरता था यहाँ पे। तो ये जो है बड़ा भारी कार्य करते थे, और यहाँ पे श्रृंगार रस की भी प्रधानता था और अलंकार को भी महत्व दिया जाता था। तो शुक्ल जी के इस नामकरण का आधार इस काल में रीति ग्रंथों और रीति ग्रंथाकारों की सुदीर्घ परंपरा है। इस नाम को सभी विद्वानों ने लगभग स्वीकार किया है। तो रीतिकाल को रीतिकाल नाम जो है रखने की जो पीछे तर्क है वो भी तर्क पूर्ण होता है, तर्क संगत है। इसी वजह से सभी विद्वानों ने कहा कि रीतिकाल रहना चाहिए। लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र आदि विद्वानों ने भी शुक्ल जी द्वारा दिए गए इस नाम को स्वीकार कर लिया है। सभी ने मतलब सर्वमत से स्वीकार पा चुका है रीतिकाल। लेकिन डॉक्टर भगीरथ मिश्र जी ने इस युग के रीतिकाल नाम की सार्थकता को स्पष्ट करते हुए कहा। भगीरथ मिश्र ने रीतिकाल को रीतिकाल क्यों कहा जाएगा और थोड़ा ब्रॉडली समझा दिया। कहा कि कलाकाल कहने से कवियों की रसिकता की उपेक्षा होती है, श्रृंगार काल कहने से वीर रस और राज प्रशंसा की, किंतु रीतिकाल करने से प्रायः कोई भी महत्वपूर्ण वस्तु विशेषता उपेक्षित नहीं होता।
मतलब रीतिकाल ही सबसे महत्वपूर्ण है। प्रमुख प्रवृत्ति सामने आ जाती है, यह युग रीति पद्धति का युग है और यह धारणा वास्तविक रूप में सही है। इस प्रकार रीतिकाल नामकरण अधिक तर्कसंगत एवं वैज्ञानिक प्रतीत होता है। तो डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने कहा कि ये जो है रीतिकाल नाम देना एक तर्कसंगत काम है और उसके साथ साथ एक वैज्ञानिक भी काम है। उसके साथ साथ आगे की ओर चलते हैं और जो है 19वीं शताब्दी से आरंभ होने वाला काल जो कि आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको गद्य काल भी कहा और हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रेम के उद्भव को भी आधुनिकता का वाहन मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी प्रेम का उद्भव यहाँ पे होता है और आधुनिकता का वाहन मानते हैं और आधुनिकता यहाँ से प्रारंभ होकर के आगे की ओर बढ़ता गया। श्याम सुंदर दास इसे नवीन विकास का युग कहते हैं। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में और इसको इंडिकेट करता हूं और आप इसको जो है लिखते चलें। श्याम सुंदर दास इसे नवीन विकास का युग कहते हैं। गद्य का विकास इस काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। आधुनिक काल में 1900 शताब्दी से लेकर के अब तक जो है गद्य की प्रधानता देखने को मिलता है, लेकिन थोड़े थोड़े पद्य भी देखने को मिलता है, लेकिन बहुमात्रा में गद्य की रचना ही होती रही। यद्यपि इस काल में कविता के क्षेत्र में भी विविध नवीन प्रवृत्तियों का विकास हुआ, किंतु जैसा विकास गद्य के विभिन्न अंग का हुआ वैसा कविता का नहीं हुआ। जैसी कहानी, उपन्यास, इन सभी विधा में अति महत्वपूर्ण साहित्यकार निकले और उन सभी साहित्यकार ने जो है धूम मचा दी। आधुनिक काल को जो है रामचंद्र शुक्ल जी ने 3 चरणों में विभक्त किया है और इन्हें प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान के नाम पर कहा जाता है। तो यह क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। अधिकांश आधुनिक विद्वानों ने इन्हें भारतेंदु युग अथवा पुनर्जागरण काल या द्विवेदी युग अथवा जागरण सुधार काल, छायावादी युग था, छायावादी युग या छायावादोत्तर युग भी कहा है और उसके साथ साथ प्रगति, प्रयोग काल, नवलेखन काल मानते हैं। द्विवेदी युग तक तो आधुनिक युग की धारा सीधी रही, किंतु छायावाद के जन्म से साथ ही इसमें नाना वादों और प्रतिवादों की बाढ़ सी आ गई। यहाँ पे क्या कहा कि द्विवेदी जी तो आधुनिक युग तक जो है धारा सीधा रहा, द्विवेदी से स्टार्ट होकर के जो है आगे की ओर जब तक चला तो धारा एकदम सही रहा, लेकिन जब छायावाद का इसके अंदर एंटर होता है तो ये जो है एक विशाल रूप लेकर के नाना वादों में विभक्त हो गए। आधुनिक काल की प्रगति इतनी विशाल और बहुमुखी है कि उसमें किसी विशिष्ट वाद या प्रवृत्ति की संकुचित सीमा में नहीं बांधा जा सकता। इसको कहीं पे भी बांधा नहीं जा सकता क्योंकि ये बहती हुई नदी है। मैंने पहले ही बोला था कि साहित्य बहती हुई नदी है और इसको बांधना वो जो है तर्कसंगत नहीं मालूम पड़ता। तो इसी कारण आदिकाल के समान इस काल को भी आधुनिक काल कहना ही अधिक तर्कसंगत है। तो इसी तरह से हमने देखा कि किन किन नामों को जो है लिया गया। पहले आदिकाल लिया गया, उसके बाद भक्तिकाल लिया गया, उसके बाद रीतिकाल लिया गया, उसके बाद आधुनिक काल लिया गया। तो इसी तरह से सर्वमान्य मत के अनुसार 4 जो है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल जो है संपूर्ण रूप से लिया गया। तो इसका समय भी आपको याद होना चाहिए। आदिकाल का समय है 1050 से लेकर के 1375, भक्तिकाल का समय है 1375 से लेकर के 1700, रीतिकाल का समय है 1700 से लेकर के 1900 और आधुनिक काल का समय है 1900 से लेकर के अब तक। तो इस तरह से कितने ही महत्वपूर्ण तरीके से जो है यहाँ पे देखने को मिला कि काल विभाजन और उनके नामकरण के आधार पर किस तरह से समस्याएं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हिंदी साहित्य के जगत में। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे की ओर
नए वीडियो के साथ आदिकाल की प्रारंभ करेंगे। आदिकाल की रचनाओं के आधार पर देखेंगे, आदिकाल की धार्मिक, राजनीतिक इन सभी चीज़ों के ऊपर जो है चर्चा करेंगे, वो कि अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।